मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का, दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए, पहले समझने की ज़रूरत है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। व्हेन वी ऐड टू सब्सटेंसेस, वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट, वी प्रिपेयर ए सॉल्यूशन। एक्चुअली व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, दैट disappears. Why this is disappear? Due to the solubility. Today's our topic is solubility, and factor on which the solubility of solute depends. First of all, definition of the solubility: the maximum amount of a substance that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature, या इसको हम condition भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये हमने एक कंटेनर ले लिया, एक ग्लास ले लिया, जिसके अंदर हम पानी भर लेते हैं, और ये हमने लिया वाटर, और इसमें अगर हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करें और स्टेयर करें तो ये सॉल्ट गायब हो जाता है। कहाँ चला गया? यहाँ पर सॉल्ट कम अमाउंट में है तो इसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो जब इसको स्टेयर करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें सॉल्ट नज़र आना बंद हो जाएगा, और जो तैयार होगा उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूट के डिसअपियर होने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, कि वो उसके अंदर सॉल्युबल हो गया है, इसलिए हमको नज़र नहीं आ रहा है। अब ये बात डिपेंड करती है कुछ कंडीशन पे, स्पेसिफिकली टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करती है, नेचर पे भी डिपेंड करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। टेम्परेचर पे कैसे करेंगे? देखिए, ब्राइन बना है, नमक का पानी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम पढ़ते इवेपोरेशन, उसमें पानी बाहर निकल जाता है, फिर से साल्ट सेपरेट आउट होने लगता है। अभी हम सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की बात करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। यानी कि हम पहले पढ़ के आए, कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट होगा, जिसकी एक स्टेट होगी, दूसरा सॉल्वेंट होगा, उसकी दूसरी स्टेट होगी। तो करीब 9 टाइप के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे। तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन है सॉलिड और लिक्विड, यानी सॉलिड को हमने ले लिया सॉल्यूट, और इसको हमने ले लिया सॉल्वेंट। इसी तरह हमने गैस को यहाँ ले लिया सॉल्यूट, और इसको हमने ले लिया सॉल्वेंट। तो अभी आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को जब हम लिक्विड में ऐड कर रहे हैं तो डिसअपियर, सॉल्युबल हो रहा है। और ये भी बात है कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें लगातार सॉल्ट ऐड करते जाएंगे वो डिसॉल्व होता जाएगा, नहीं। एक स्पेसिफिक, जितना आपने पानी लिया, एक अमाउंट ले लिया, यानी 1 लीटर वाटर ले लिया, तो उसमें कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, वो लिमिट है उसकी, और उस मैक्सिमम लिमिट को ही हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड्स। देखिए, अब इस बात के लिए हमको समझना पड़ेगा एक्चुअली होता क्या है। जब भी हम सॉलिड को इसमें डालते हैं लिक्विड के अंदर, तो यहाँ दो तरह के प्रोसेसेस काम करते हैं। एक प्रोसेस काम करता है डिसॉल्यूशन, एक प्रोसेस ये काम करता है। डिसॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने साल्ट डाला, साल्ट का मतलब NaCl को डाला, तो ये धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड होता जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस है डिसॉल्यूशन। लेकिन जैसे जैसे हम इसको डालेंगे, एक चीज़ और होती है कि साल्ट इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, प्रोसेस और काम करेगा, फिर से साल्ट सेपरेट आउट होना शुरू करेगा। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि सॉल्यूशन बनाने में दो प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं। एक कर रहा है डिसॉल्यूशन, जो कि सॉल्ट को डिसअपियर कर रहा है, यानी सॉलिड को डिसअपियर कर रहा है, और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, जो सॉल्ट को फिर से सेपरेट आउट कर रहा है। और इन दोनों में कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है, यानी दोनों प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि कभी ये प्रोसेस काम करता है, कभी ये प्रोसेस काम करता है।
तो इस स्टेज में ही उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी जिस स्टेज पर क्रिस्टलाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है उसी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को, मैक्सिमम डिसोल्यूशन की स्टेट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि डिसोल्यूशन का मतलब है क्या। क्योंकि डिसोल्यूशन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हम एक सपोज एक क्रिस्टल ले लेते हैं और क्रिस्टल हम NaCl का ले रहे हैं, तो Na और Cl या फिर कोई भी एक आयनिक कंपाउंड का हम समझ लेते हैं। हमें समझ में आ रहा होगा, जो बड़ा है वो नेगेटिव चार्ज, छोटा है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस की फॉर्म में रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये हमारा एक क्रिस्टल अरेंजमेंट हो गया। अब क्या है यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि फैक्टर्स की हमने बात की, देखो यहाँ कई फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर होता है नेचर का, नेचर किसकी, नेचर सॉल्यूट की एज वेल एज सॉल्वेंट की। दूसरा है टेम्परेचर और थर्ड है प्रेशर। ये 3 फैक्टर होते हैं जिन पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। वो कैसे करती है देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज नेचर। नेचर का मतलब ये है कि कुछ टाइप होता है, जैसे नेचर में एक कोटेशन काम करती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, जिनकी नेचर सेम होगी वो आपस में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अब ये आयनिक है क्योंकि आयनिक लिया है हमने। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, अब पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर लेते हैं, तो ये इसमें सॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या कि यहाँ से ये दोनों जो, जैसे ही हम वाटर इसमें ऐड करेंगे या वाटर में इसको ऐड करेंगे, ये दोनों आयंस अलग होना शुरू होंगे। क्यों होना, कैसे शुरू होंगे कि एक आयन को एक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लेगा, या एक या कहेंगे चारों तरफ से उसको वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर कर लेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो। क्यों कर लेगा, क्योंकि वाटर के अंदर हम देखते हैं 2 तरह के, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, नेगेटिव वाला, तो इस तरह से एक आयन को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। एक प्रोसेस ये होगा। इस तरह से इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। इस तरह से इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब इसमें देखो डिसोल्यूशन में भी 2 फैक्टर काम करते हैं, 2 बातें हैं। एक होती है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, और एक होती है सॉल्वेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है कि लैटिस फॉर्मेशन होता है। लैटिस क्या है, आयंस एक दूसरे के पास आए और फिक्स पोजीशन पे आकर एक अरेंजमेंट में अरेंज हो गए, इसको हम बोलते हैं लैटिस। तो लैटिस को फॉर्म करने में जो एनर्जी काम आती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यानी इसको जब हमने, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस थे, तो एक एनर्जी काम आई, एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन उसमें सॉल्वेंट में, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये कैसे डिसाइड हो कि कोई चीज़ सॉल्युबल है या नहीं, तो उसके लिए फैक्टर काम करता है, क्योंकि 2 एनर्जी एक साथ है। अब देखिए लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी और एक है सॉल्वेशन एनर्जी। अब देखिए इसको समझने की बात है, लैटिस क्या काम कर रहा है। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये इसी तरह रहना पसंद करेंगे, यानी इसको तोड़ना मुश्किल है। सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये आसानी से टूट जाएगा। अब ये दोनों अगर, अब बात ये है कि अगर लैटिस एनर्जी का अमाउंट कम है और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। फिर से समझ लीजिए कि लैटिस एनर्जी कम है और एक एनर्जी ऐसी है जो इस सिस्टम से बाहर निकल रही है, और एक एनर्जी ऐसी जिसको सिस्टम को हमको देना पड़ रहा है। अगर बाहर निकलने वाली ज़्यादा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, अपने आप एनर्जी अपने आप ही प्रोसेस होने लगेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, मार्जिनल, तो अभी डिसोल्यूशन है। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन हम ये पढ़ लें कि लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द सॉल्वेशन एनर्जी, तो इस कंडीशन में वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी और ये चीज़ सॉल्युबल नहीं होगा।
तो ये हमारा फैक्टर था पहला, नेचर, किस तरह से नेचर सॉल्यूशन को इफेक्ट करती है। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सॉल्यूशंस को हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकते, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, और उसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि और ऐड करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन होगा, जिससे कि और सॉल्युबल होगा नहीं उसमें। अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम फैक्टर्स पे बात करते हैं। पहला फैक्टर हमने पढ़ा था नेचर। नेचर किसकी? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्व। अब इसके लिए याद रखना है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसका मतलब अगर दोनों की नेचर सेम होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम होगी, तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सपोज अगर सॉल्यूट आयनिक है, या जिसको हम पोलर कहते हैं, तो इसके लिए हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे कि अगर NaCl है तो हमें इसमें वाटर चाहिए सॉल्वेंट की तरह। दूसरा है नॉन पोलर। नॉन पोलर मान लो हमने ले लिया आयोडीन, और आयोडीन को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहेंगे तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, इसके अंदर ये इजीली से डिजोल्व हो जाएगा, और NaCl को इसमें डालेंगे तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट। दूसरा फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसको समझने के लिए हमें देखना है। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में अब दो कंडीशन है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए पहली कंडीशन हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग है क्या? देखिए अगर मैंने सॉल्यूट लिया और इसको सॉल्वेंट में ऐड किया और मेरा बन गया सॉल्यूशन, और साथ में इसमें एनर्जी निकल रही है, इसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी वो ज़्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी का मतलब ये रिएक्शन, ये सॉल्युबल रिएक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में अगर एनर्जी बाहर आ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अब देखिए इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अब देखिए ये भी हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक बनता है सॉल्यूशन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो यहाँ ली शटरलियर प्रिंसिपल काम करेगा, और ली शटरलियर प्रिंसिपल क्या करेगा कि वो चेंज को क्योंकि जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो चेंज खत्म हो सके। तो यहाँ हो क्या रहा है? देखो एक तो एनर्जी अपने आप ही इक्वेशन में हीट निकल रही है, और ऊपर से हम उसको हीट दे रहे हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये अपोज करेगी रिएक्शन को, यानी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर जाएगी। तो इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां सॉल्युबिलिटी करने के लिए चीज़ों को गर्म करना पड़ता है। जैसे यानी हम इसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे, यहाँ एनर्जी ऐड करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि एनर्जी उसको सॉल्युबल करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और आप टेम्परेचर दे रहे हो, यानी इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और तेजी से होगी,
इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज फॉर द सॉलिड इन लिक्विड। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। देखो इसमें हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ग्राफ क्या है, यहाँ हमने टेम्परेचर ले लिया है और यहाँ हमने सॉल्युबिलिटी ले ली। अब यहाँ ग्राफ खींचेंगे, देखिए सॉल्युबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह के जो ग्राफ आएंगे वो इस तरह के आने वाले हैं। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह के आने वाले हैं कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ एक एग्जांपल और, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने पर ना कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज, ये देखना है कि कॉन्टिन्यूसली या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर हमको देखना है। देखिए कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ना तो कॉन्टिन्यूसली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही कॉन्टिन्यूसली वो डिक्रीज होती है। इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, पहले ये हो रही है और उसके बाद ये डिक्रीज होती है। अब ये कौन सी है, जैसे एक एग्जांपल है Na2SO4.10H2, ये है। इसको जब हम सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं तो पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद ये डिक्रीज होती है। तो होता क्या है एक्चुअली, रीजन क्या है, जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो 32.4 तक ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में। तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद यानी कि ये एक तरह से इसकी पॉलीमरिक फॉर्म चेंज कर लिया इसने, और इसके बाद जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हमने तीन तरह के केसेस पढ़ लिए, एक वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, दूसरे एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, एंडोथर्मिक जिनमें टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें इसमें कंटिन्यूस ना तो बढ़ रही है ना कंटिन्यूस घट रही है, पहले बढ़ रही है और दूसरा घट रही है। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। लास्ट फैक्टर है हमारा प्रेशर। देखिए प्रेशर का जो फैक्टर है वो यहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रेशर यहाँ हम कहें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका रीज़न हमको जानना है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही बहुत ही इनकम्प्रेसिबल हैं, क्योंकि प्रेशर का सीधा इफेक्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी पर, और सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल हैं। अब वो कंप्रेसिबल नहीं है, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी में नहीं पड़ता है। थैंक यू। कल हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स पे पढ़ेंगे।